अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या है कि एक आपके पास ये बेस है, एक सीलिंग है, वहां से हमने क्या किया, एक ऐसे पुली को लटका दिया है। अब पुली के एक एंड पर हमने मास m लटकाया और दूसरे एंड को, स्ट्रिंग के दूसरे एंड को हमने एक फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब पूछा जा रहा है कि अगर आप मास को u स्पीड देते हो ऊपर, तो कितने देर के बाद इस रस्सी में टेंशन दोबारा आएगा। तो टेंशन स्ट्रिंग में कब आता है, जब आपके रस्सी में इलोंगेशन होता है, कोई चीज से पकड़ के खींचे। मतलब आपका ये वेट है m जो है, तो इसका वेट तो नीचे होगा mg, तो इसके वजह से ये रस्सी में इलोंगेशन होगा, जिसकी वजह से इसमें टेंशन आएगा। लेकिन अगर आपने इसको ऊपर फेंक दिया, ऐसे ऊपर की तरफ पुश कर दिया, तो अब तो इसमें कोई इलोंगेशन नहीं, तो रस्सी ढीली हो गई ना। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल, ये आपका एक पार्टिकल है और ये u स्पीड से फेंका गया। तो जब ये वापस इस पोजीशन पे आएगा, तब इसके बाद ये इस पर वेट mg नीचे लगेगा और यहां पर टेंशन आएगा। इसका मतलब पार्टिकल को ये वाला पाथ कवर करने में लगा हुआ समय, तो ये वाला पाथ क्या होगा, 2u टू बाई यू जी जी। टाइम। इसका मतलब सिंपल सा मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट बन गया। तो इस ब्लॉक में टेंशन, मतलब इस ब्लॉक जब उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तभी इसमें टेंशन आएगा दोबारा। ठीक है, क्लियर हुई बात ये। सर ये पार्टिकल है वो रोप से बंधा हुआ है। हाँ, पार्टिकल रूप से बंधा हुआ है। आप एक रस्सी से किसी को लटका दिए और इसके बाद उसको ऊपर ऐसे पुश कर दिए, तब वो जब तक ऊपर से वापस नीचे तक नहीं आएगा तब तक वो टेंशन नहीं देगा। जब से रस्सी ढीली होगी तो उसमें कोई टेंशन नहीं होगा, जब रस्सी टाइट होगी तभी टेंशन होता है। क्लियर हुई बात। यस। क्लियर, ठीक। अब देखो ये सवाल तो बड़ा आसान सा है, इस सवाल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं रिलेटिव मोशन की तरफ। मैंने ये वाला सवाल इसलिए बताया कि आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो कि क्या है। अब मैं इसमें ये काम कर रहा हूं, ये आपका एक सपोर्ट, यहां से मैंने एक पुली ऐसे लगा दिया और ये ब्लॉक है M2 और ये ब्लॉक है M1। इसको हमने ऊपर U1 स्पीड दी और इसको हमने U2 ऊपर स्पीड दी। पूछ रहे हैं कि कितने देर के बाद इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, इस रस्सी में टेंशन कितने देर के बाद आएगा, ये आपको करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, रिलेटिव मोशन वाली बात हम लोग कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन प्योर अब आपका रिलेटिव मोशन का हो गया। कितने समय के बाद इसमें टेंशन आएगा। गेस करो और सॉल्व करके थोड़ा बताओ कितने देर के बाद टेंशन इसमें आएगा। बोलिए। सर U2 माइनस U1, हम्म, जैसे जो डिस्टेंस होगी डी डी अपॉन U2 माइनस U1। डी अपॉन U2 माइनस U1। डी आपका कहाँ चला गया भाई, डी कहाँ से आ गया। केवल U1 U2 की बात दी गई है, और आपको जो चीज नहीं दी गई है और उसको हम यूज करते हैं वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आपका मोशन अंडर ग्रेविटी में जा रहा है तो आपको जी गिवन ना हो तब भी आप अपना जी वहां पर यूज कर सकते हो। सर जी तो वो हो जाएगा ना, अगर हम एक डायरेक्शन इन लोग की सेम है, हम्म, डायरेक्शन सेम है, तो वो जब हम डायरेक्शन चेंज करके उसको देंगे तो वहां से U2 माइनस U1 मिल जाएगा ना। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर U2 माइनस U1 में, तो इसका मतलब है कि वो लगातार अगर उसी स्पीड से जा रहा है तो ऊपर जाता जाएगा ना, कभी तो नीचे आएगा ही नहीं।
और जब तक रस्सी का लेंथ उतनी ही बराबर दोबारा नहीं होगी तब तक टेंशन कहाँ आएगा। इसका मतलब तो टेंशन आने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा आपके अकॉर्डिंग। आप डायरेक्शन जो दे रहे हो ना उसी को देने में गलती कर दे रहे हो। ध्यान से देखो, U1 इस माइनस U2। ध्यान से देखो, U1 माइनस U2 या जो जी आप हटा दिए हो उसको देखो। इसका जी किधर है बेटा, नीचे की तरफ। इसका भी जी किधर है, नीचे की तरफ। हमको ऐसे लग रहा है कि ये जी आपस में कैंसिल हो रहे हैं। इसका इसको रेस्ट में लेके इसका जी उसको देंगे तो जी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। बेटा आप देखो ना कि दोनों चीजें कैसी हैं। इसको आपको अगर समझना है तो आप इस स्ट्रिंग को, पूरे इस रस्सी को ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बिछा दो, ऐसे ऐसे। ये आपका है M2 और ये है M1 और इसके बीच में आपकी ये रस्सी ऐसे लगी हुई है। अब देखो, आपने इसको इधर स्पीड दिया U1 और इसको इधर स्पीड दिया U2। अब तो ऐसा हो गया ना, आप देखो ना कि दोनों को स्पीड उसी डायरेक्शन में, अपोजिट मिल रहा है। ये U1 और U2 आपस में आपको लग रहा होगा कि अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये लग रहा है सेम डायरेक्शन में है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो U1 और U2 आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका एक्सेलरेशन है जी इधर और इसका एक्सेलरेशन है जी इधर। जी दोनों को, U2 और U1 दोनों को पीछे खींच रही है, ऐसा है। अब अगर हम किसी एक को, मान लो इसे हम रेस्ट में मान लेते हैं, तो इसकी ये वाली चीज और ये सबको जीरो हो जाएगी और दूसरे को मिलेगी लेकिन डायरेक्शन पलट के। तो इसको ये डायरेक्शन पलट के मिलेगा तो जी हो जाएगा और इसको जब डायरेक्शन पलट के मिलेगा तो U2 हो जाएगा। इसको रेस्ट में रखा तो ये अब आगे इस डायरेक्शन में किस स्पीड से चलेगा, U1 प्लस U2 और इसका नेट जी क्या होगा, 2G। तो बेटा अब अगर इस स्पीड से फेंका जा रहा है और एक्सेलरेशन 2G है तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2U1 प्लस U2 अपॉन जी होता है, जी की जगह पर क्या है 2G, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा U1 प्लस U2 बाई जी। क्लियर हुई बात ये। सर ये फिगर मुझे नहीं समझ आ रहा है, उसमें तो हमने दोनों डायरेक्शन अपवर्ड में दिखाई है, इसको हमने अब फिर अगेंस्ट कर दिया है डायरेक्शन। बेटा अब थोड़ा दिमाग से सोचो तो इसको कि एक्चुअल में क्या है। आप अगर M1 पर बैठ जाओ तो आपको U2 M2 आपके इधर से ऐसे आता हुआ दिख रहा है ना, आपके साइड में आ रहा है ना, ये हाँ आ रहा है ना, आपके नजदीक आ रहा है। मतलब दो कार्स ऐसे हैं U1 और U2, मतलब M1 M2 दो कार है और ये ऐसे आ रही है ना, दोनों ऊपर आ रही है दोनों। इसका मतलब है कि दोनों इस रस्सी की लंबाई को कम कर रही है ना, अपना सेपरेशन दोनों क्या कर रही है, कम कर रही है। भाई उनका सेपरेशन ये है, अभी ये पूरी रस्सी की जो लंबाई है यही इसका क्या है, सेपरेशन है। तो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो सेपरेशन इनके बीच का और कम हो रहा है ना। यस। इसका मतलब दोनों वेलोसिटीज क्या हो रही है, ऐड होंगी और दोनों का एक्सेलरेशन अपने वेलोसिटी के अपोजिट है। तो इसको जब उसको पलट के देंगे तो बेटा वो जब डायरेक्शन पलट के देंगे तो ये तो इधर हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ये जी और ये जी सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ऐसा नहीं। जब इनको अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन उसको मिल जाएगी डायरेक्शन पलट के। तो आप, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको एक इस तरह से सिस्टम पे बना दिया। अगर बेटा दोनों का जी कैंसिल हो जाए तो ये तो हमेशा इसी स्पीड से जाता रहेगा और ये रस्सी की लंबाई को कम करता रहेगा और जाके इससे टकरा जाएगा और फिर कभी भी टेंशन इसमें जीरो, मतलब टेंशन इसमें कभी आएगा ही नहीं। टेंशन इसमें आएगा तब जब ये, और ये बात आपको समझ में आ भी रही है कि ये ऐसे फेंके कुछ देर के बाद दोनों नीचे आएंगे तो टाइम लगेगा आपका, और टाइम क्या हो जाएगा U1 प्लस U2 बाई जी।
क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए, इसमें कोई यस सर। प्रॉब्लम? नहीं। ठीक। और हम लोग अभी जितने रिलेटिव मोशन से थे वो सब हम लोगों ने वन डायरेक्शन में किए थे। एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने काफी कर लिए थे, और ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से सारी चीजें बताई थी। और ये आपका एक पुली वाली प्रॉब्लम भी ऐसे करा दी। बड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, अक्सर ये चीज आपसे पूछ ली जाती है। अब हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। 2D में रिलेटिव मोशन की बात करेंगे हम लोग। अभी तक तो सारी चीजें हमारा रिलेटिव मोशन इन 1D में चल रहा था। अब हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। तो ये आपका एग्जाम्पल जो है दूसरा, ये आपके 2D का एग्जाम्पल है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। और ये मैं पूरा आपको एक डायग्राम से बना के समझा रहा हूं। ये आपका स्मूथ प्लेन है, और यहां पर एक ऐसे स्टैंड रखा हुआ है। देखना कितना अच्छी सी प्रॉब्लम बन रही है ये। एक स्टैंड रखा हुआ है ऐसे, यहां पर भी वही स्टैंड है। इनफैक्ट ये अपनी पोजीशन को ऐसे चेंज कर लिया है, ये यहां से यहां आ गया। ठीक। और इसके बाद ये पार्टिकल, मैं थोड़ा सा एक रास्ता बना रहा हूं जिससे हम उसकी पोजीशन को बस देखना चाह रहे हैं। ये स्टैंड यहां, और ये ऐसे। अब देखो यहां पर क्या है, एक रिंग है, स्लाइडर है एक तरीके से, मतलब एक छल्ला है। और उसमें हमने इस मैन को ऐसे कह दिया कि भाई इसको पकड़े रहो। ठीक है, तो ये मैन है, और ये आपका स्टैंड है। एक ऑब्जर्वर यहां पे है, और एक ऑब्जर्वर स्टैंड पे है। एक ऑब्जर्वर अर्थ पे है और एक ऑब्जर्वर स्टैंड पे है। ये नीचे जो आ रहा है ये v1 की स्पीड से, और ये स्टैंड इधर जा रहा है v2 की स्पीड से। ये यहां पर भी किससे? v2 से। यहां पर भी किससे? v2 से। ठीक है। कुछ समय के बाद ये हमको यहां पाया गया, और फिर लास्ट में ये हमें यहां पाया जाएगा ऐसे ही। तो ये स्लाइड कर रहा है रिंग के सहारे, वो स्लाइड कर रहा है नीचे, और ये स्टैंड आगे चल रहा है। तो जो ये ऑब्जर्वर है वो, जो अर्थ का ऑब्जर्वर है, और ये आपका जो है ये स्टैंड का ऑब्जर्वर है। स्टैंड का ऑब्जर्वर तो मैन को हमेशा कहां आता हुआ देखेगा? नीचे की तरफ। लेकिन अर्थ का ऑब्जर्वर मैन को इस पाथ पर चलता हुआ देखेगा, जो मैंने पाथ ये बनाया है वो। ठीक है। तो ये पॉइंट आपका P है, और ये पॉइंट मान लो आपका Q है। तो ये इस पाथ पे उसको चलता हुआ देखेगा। देखो 2D में अब बात करने लगे। पार्टिकल दोनों चीजें, स्टैंड आगे जा रहा है और ये मैन पीछे नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से इसका पाथ हमें ये समझ में आएगा कि ये पाथ इसका PQ बनेगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? बोलो, एक एक चीज इसको देखो और समझो, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यही आपका क्या है? पाथ ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? सर ये जो ऑब्जर्वर स्टैंड पे है, हाँ, उसके लिए तो मैन का कोई डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा कम न होगा? मैन का डिस्प्लेसमेंट जो ये वाला ऑब्जर्वर है ना स्टैंड पे, यस। तो ये तो मैन को बस केवल नीचे आता हुआ देखेगा ना। अब ये तो क्योंकि स्टैंड पे है तो स्टैंड तो उसके लिए रेस्ट में है।
और केवल ऊपर वाला मैन नीचे आता हुआ दिख रहा है बस। तो मैन तो इस स्टैंड के ऑब्जर्वर के लिए नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो क्या है, v2i है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंड, और ये क्या है, -v1j है। क्या ये बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंड, स्टैंड के रिस्पेक्ट में जो मैन है वो v1 स्पीड से नीचे आ रहा है -j डायरेक्शन में, और स्टैंड जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में v2 डायरेक्शन से, v2 स्पीड से आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टैंड है अर्थ पे और मैन है स्टैंड पर। तो मैन की स्पीड स्टैंड के रेस्पेक्ट में और स्टैंड की स्पीड अर्थ के रेस्पेक्ट में दी गई होगी। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंड प्लस वेलोसिटी ऑफ स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंड प्लस वेलोसिटी ऑफ स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और ये क्या है, मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंड -v1j और प्लस v2i, या इसे हम लिख सकते हैं v2i माइनस v1j, ऐसा लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसा कर सकते हैं क्या? बोलिए। यस। अब अगर हम बात करें, ये आपको जो स्टैंड है, इस स्टैंड की लेंथ यहां से लेके यहां तक की स्टैंड की लेंथ L है। तो आप बताओ, ये स्टैंड कभी A पोजीशन पे था, कुछ देर में ये B पर चला गया, और B पर कब गया, जब ये मैन इस पॉइंट P पर था एकदम टॉप पे, अब ये बॉटम पे आ गया तब। तो उतने देर में ये AB लेंथ की वैल्यू क्या होगी? अगर हम AB लेंथ की वैल्यू आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे AB लेंथ? tan थीटा लगा दें, tan थीटा इज इक्वल टू L अपॉन AB। एन थीटा क्यों लगाओगे भाई? जैसे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो उससे लगा वो ठीक सकते है, हैं। वो ठीक है, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और कुछ सोचो, इस AB लेंथ को निकालने का तरीका कुछ और सोचो। सोचो कुछ और बताओ, सभी लोग बताओ कैसे निकाला जाए AB लेंथ। क्योंकि ये कंसेप्ट अभी आपके रिवर और स्विमर वाली प्रॉब्लम में आने वाला है। इस तरह की चीजें ढेर सारी आएंगी आपके अभी। भाई आप बताओ, जब ये पार्टिकल मैन यहां पे था, तो यहां से मैन अपने इस स्टैंड के बॉटम पे जा रहा है ना। मैन के मोशन को देखो, अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं, मैन का मोशन स्टैंड के रेस्पेक्ट में देखो। ये कितने स्पीड से नीचे गिर रहा है, v1 स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड है ये, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई ग्रेविटी यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी। मान रहे हैं कि स्टैंड के साथ ये कनेक्टेड है और स्टैंड v1 की स्पीड से नीचे आ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात बेटा ये? तो बेटा इसको यहां से यहां तक आने का समय कितना लगेगा, मान लो t, तो t इक्वल टू L/v1 होगा क्या? सर इसको अब रेट मान लेंगे ना। स्टैंड को तुम रेस्ट मानो और बताओ भाई v1 स्पीड से नीचे गिर रहा था, तो टॉप से बॉटम आने में कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा क्या? और यस। जितना समय टॉप से बॉटम आने में लगा, उतने ही देर तक तो मैं बोल रहा हूं कि स्टैंड को आगे चलना है। अब इसके बाद भी स्टैंड जा सकता है, लेकिन मैं केवल यहीं पर, क्योंकि जब मैन आपका बॉटम पे पहुंच गया, इसके आगे भी जा सकता है, लेकिन मैं वहीं तक इसको रोक दिया हूं कि अब यहीं तक रुके रहो, अब इसके आगे नहीं जाना है। अब मैं ये लेंथ आपसे पूछ रहा हूं, तो ये लेंथ v2 इंटू टी होगा। जितने देर में ये नीचे आएगा उतने ही देर में ये आगे जाएगा।
और v2t क्या हो जाएगा, v2 इंटू एल बाई v1। बस L बाई v1। आप टाइम निकालो, स्टैंड से के टॉप से बॉटम तक आने का समय निकालो और उस टाइम को आप v2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। और टाइम आपको मैंने बताया है लो वेलोसिटीज के लिए रिलेटिव नहीं है, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग नहीं होगा। अब स्टैंड के टाइम को, स्टैंड पर मैन के मोशन को, मोशन के टाइम को हमने अर्थ पर ऑब्जेक्ट के मोशन के टाइम को यूज कर लिया। भाई स्टैंड ये कहां जा रहा है, अर्थ पे, तो ये अर्थ के रेस्पेक्ट में टाइम टी होना चाहिए। और ये टाइम आपका क्या है, स्टैंड के रेस्पेक्ट में। हमने ये टाइम किसके रेस्पेक्ट में निकाला, स्टैंड के रेस्पेक्ट पे। तो स्टैंड के रेस्पेक्ट का टाइम और अर्थ के रेस्पेक्ट में टाइम में डिफरेंस नहीं होगा फॉर लो वेलोसिटीज के लिए। अगर वेलोसिटी हाई है तो डिफरेंस आएगा, अलग अलग रेस्पेक्ट में देखेंगे अलग अलग टाइम आपको मिलेगा। लेकिन लो वेलोसिटीज के लिए टाइम सेम होता है, लेंथ में चेंज नहीं होगा। क्लियर हुई बात बेटा ये। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, पार्टिकल जो p है अर्थ के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, स्टैंड का ये हो गया। अगर पार्टिकल का अर्थ के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो पार्टिकल ये चला है ना, इस रास्ते पे चला है ना, अर्थ के रेस्पेक्ट में पार्टिकल इस पे चला है ना, तो ये डिस्टेंस निकालनी है तो क्या कर देंगे, अंडर रूट, ये लेंथ आपकी क्या है एल स्क्वायर और ये लेंथ क्या है एल स्क्वायर प्लस v2t का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस v2l बाई v1 का होल स्क्वायर। बस क्लियर हुई बात बेटा ये। अगर एंगल दिया होगा तो tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। हाँ एंगल दिया होगा तब ना, नहीं दिया होगा तो फिर क्या करेंगे। जैसे ये भी तो हो सकता है एंगल दिया हो, पहले हमें हाइट पता करनी हो, फिर उसकी उसका यूज एंगल करें उस एंगल कैसे देगा, एंगल देने का आप बताओ ना। क्वेश्चन अपने मन से हवा में नहीं बनाए जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जो रियल सिचुएशन हमारी है। हम केवल ये नहीं कि मैथमेटिक्स लगाते हैं आंसर, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं बनाते हैं। वो तो फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय डिफॉल्ट मैथ का यूज कर लिया, लेकिन हम मैथ की प्रॉब्लम बना के और फिजिक्स सॉल्व नहीं करते हैं। अब ये एंगल कैसे देगा, आप खुद सोचो क्यों देगा ये एंगल। ये तो स्टैंड और मैन की स्पीड की बात करेगा, वो ऐसे जा रहा है मैन और स्टैंड ऐसे नीचे आ रहा है, इस तरह से सब बात करें। उसके अकॉर्डिंग हम जो सिचुएशन बन रही हो हम काम करेंगे। अब अगर कोई पूछे कि भाई इसका पाथ जो है, इस पाथ का ये वाला एंगल जो बना है उसका इंक्लाइनेशन कितना होगा, अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में देखें तो हमें ये वाला एंगल निकालना होगा, और ये एंगल निकालेंगे इंक्लाइनेशन। तो मालूम है कि अगर हमें ये एंगल निकाल दिया तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा ये। क्लियर। यस। ठीक। अब देखो जो हमारे पाथ का जो पाथ दिख रहा है, इस पाथ की इक्वेशन भी हम बना सकते हैं, इस पाथ की इक्वेशन भी बनाई जा सकती है कि ये इक्वेशन क्या स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। अगर तुमको मैथमेटिक्स से काम करना है तो आप इस पाथ की इक्वेशन को देखो, पाथ की इक्वेशन कैसे बनाई जा रही है, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब मैं आगे चलो। यस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में। अच्छा पार्टिकल वाई डायरेक्शन में आ रहा है ना नीचे, बोलो, यस। और एक्स डायरेक्शन में v2 से जा रहा था, तो x को चेंज करने का रेट dx dt क्या है v2, और dy dt क्या है माइनस v1, ऐसा है यस। क्योंकि इसमें नीचे ही आ रहा था। ठीक है, तो dx इक्वल टू v2 dt और dy इक्वल टू माइनस v1 dt, इसे इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू
v2t और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस v1t। तो y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस v1 बाई v2 और t से t कैंसिल, तो y इक्वल टू माइनस v1 बाई v2 इंटू एक्स और y इक्वल टू mx वाली लाइन तो हो गई। ये अगर आपका y है, ये आपका x है, तो ये आपका स्लोप ही तो है m, y इक्वल टू mx और स्लोप आपका निगेटिव है और ये तो हमें दिख भी रहा था। स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, तो tan आपका देखो ये 90 से बड़ा है। पॉजिटिव x एक्सिस से इस लाइन का जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, इसका मतलब स्लोप क्या है, निगेटिव है। मतलब x के आगे बढ़ने पर y की वैल्यू डिक्रीज करती है, स्लोप निगेटिव होने का मतलब वही वाली चीज तो यहां से आ गई, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द मैन। समझ में आई बात बेटा ये? अब अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई आप अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर चाहिए आर पोजीशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इनटू टाइम, पोजीशन वेक्टर आपका ये होगा। और क्या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ था क्या बेटा, कुछ देर पहले अभी हम लोग निकाला था, क्या था ये, v2i माइनस v1j और इसके साथ आपका क्या हो जाएगा, टाइम। और टाइम क्या था आप बताओ, t इक्वल टू कितना था, l बाई v1। तो आप बता दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, v2l बाई v1 ऐसे i माइनस l j और पोजीशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आप बता दो कि आपका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है, जे में देखो माइनस एल है ना, इसका मतलब जहां पे था वहां से माइनस एल डिस्टेंस नीचे आया जे में, और एक्स में कितना गया v2l बाई v1। और यही बात तो मैंने अभी तो बोला था कि ये आपका एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इतना एक्स में आपका एडवांस होगा, और ये वाई में डिस्प्लेसमेंट है और वाई में एल का डिक्रीज हो गया, आपके रॉड की लेंथ पर आपका एल नीचे आ गया, वो तो मैन जो है वो एल लेंथ नीचे आ गया, लेकिन उतने ही टाइम में ये v2t टाइम लेंथ आगे चला गया, और v2t मतलब v2l बाई v1 डिस्टेंस आगे चला गया, ये ए पे था, ए से बी पे चला गया। तो आपका पोजीशन वेक्टर अगर आप यहाँ पे आपका ओरिजिन है तो आपकी ये डायरेक्शन आपके पोजीशन वेक्टर की होगी। तो आप बता दो इस वाले वेक्टर के लिए आपका एल निगेटिव और आपका एक्स जो है पॉजिटिव, वाई निगेटिव और एक्स पॉजिटिव, और देखो आपका यही वाला तो वो है, एक्स में चली गई दूरी उतने समय में टी में, और इसके द्वारा वाई में चली गई दूरी एल है, तो माइनस एल नीचे आ रहा है ये। क्लियर हुई बात बेटा ये? सर आर डिनोट कर पोजीशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू हाँ अर्थ। हाँ, पोजिशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, साफ साफ लिखा तो है, पोजिशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्लियर हुई बात बेटा ये? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को? किसी तरह से कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। ठीक, अब हम लोग अगली आपकी जो प्रॉब्लम है, बड़ा कॉमन क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, रिलेटिव मोशन इन रिवर इन 2 डायमेंशंस। अगला आपका है रिलेटिव मोशन इन रिवर इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन इन रिवर हम लोगों ने कर लिए हैं, अप स्ट्रीम मोशन एंड डाउन स्ट्रीम मोशन कैसे होगा इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग 2 डायमेंशन मोशन की बात करेंगे। अब आप इस बात को थोड़ा ऐसे समझना, ये आपका एक रिवर है,
ये रिवर की विड्थ है जिसको हम लोग बोलेंगे डी, और रिवर करंट अक्सर नाम दिया जाता है, एनसीईआरटी रिवर वाटर करंट बोलती है, रिवर करंट बोलती है, तो ये मतलब वाटर की करंट, वाटर की स्पीड की बात करते हैं। तो पानी बेटा इसमें रिवर में ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो ये v के स्पीड से इधर जा रहा है, और ये आपका है रिवर। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है वो ओ पॉइंट पे है, अभी यहां पे है, और इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट एक पॉइंट है आपका पी। इस पॉइंट पर वो जाना चाहता है या फिर नदी को क्रॉस करना चाहता है। अब जो वो ऑब्जर्वर है वो अपने आप को यहां से कुछ एंगल बना के यू की स्पीड से, ऐसे आपका जो ऑब्जर्वर है कुछ एंगल बना के यू की स्पीड से इधर जा रहा है, कुछ एंगल बना के ही जा रहा है, और ये एंगल है थीटा, यू की स्पीड से ऐसे जा रहा है। ठीक, तो अगर इस एंगल से जा रहा है इसका मतलब उसका ऑब्जेक्टिव है अपोजिट साइड के इस पॉइंट ए पर पहुंचने का। अगर रिवर फ्लो नहीं होता तो ये स्विमर आपका ए पर ही ज्यादा सीधे हिट करता, वहीं पर जाके पहुंचता, लेकिन नदी बह रही है, नदी की स्पीड भी आपको दी गई है, किस डायरेक्शन में दी गई है, तो अगर हम इस पर नदी की स्पीड को ऐड कर दें ये v, तो बेटा पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पाथ ये होगा, इस पॉइंट पर पार्टिकल पहुंचेगा। जाना टारगेट ये था लेकिन पहुंचेगा यहां पे, इस पॉइंट पे। लेकिन हमेशा आपका जो स्विमर होगा वो हमेशा इस लाइन के पैरेलल ही होगा, हमेशा उस लाइन के पैरेलल ही चलेगा, ऐसे, ये हमेशा उस लाइन के पैरेलल ही चलेगा, ऐसे पहुंचेगा ऐसे यहाँ पे। ये लाइन इसका मतलब ये हमेशा रिवर से अपना थीटा डिग्री का ही एंगल बना के रहेगा, और वो पहुंचेगा इस पॉइंट बी पर। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी वेलोसिटी है किसकी, मैन की, स्विमर की, अर्थ के रेस्पेक्ट में। अब कहोगे कि सर ऐसे कैसे, तो अब आप देखो कुछ मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं और इसको समझो। वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर कहां फ्लो हो रहा है बेटा, अर्थ पर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये है v आई, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये है u cos थीटा आई प्लस u sin थीटा जे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर हम इसके इस डायरेक्शन का कंपोनेंट बोलें, ये है इस u का u cos थीटा, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट बोलें u sin थीटा, तो u cos थीटा और u sin थीटा दोनों डायरेक्शंस परपेंडिकुलर हैं, और ये u को अगर हम ऐसे ब्रेक कर दिए तो दो कंपोनेंट में निकला, तो u cos थीटा आई प्लस u sin थीटा जे। जो स्विमर है वो नदी में तैर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी नदी के रेस्पेक्ट में दी गई होगी, और जो नदी है वो अर्थ पर फ्लो हो रही है, तो उसकी रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में दी गई होगी, रिवर के, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में। अब हम क्या करें, अपना रिलेटिव मोशन वाला वही फॉर्मूला यूज कर लें। हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हमारा फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस
वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसा हो। और देखो रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ऐड करना है, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, v प्लस यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये हो गया अर्थ के रेस्पेक्ट में ऐसा हुआ, हमने ये अपना फॉर्मूला यूज किया और यूज करके देखा। इसका मतलब जो स्विमर है वो नदी में जा तो ऐसे रहा था, लेकिन नदी उसको धक्का दे दी और दे के एक ही जगह पर कहां जा लेके चली गई, बी पर लेके चली गई। अब हम यहां पर कुछ बात कर लें, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। पहली बात हम करें, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। बच्चे इस फॉर्मूले को एकदम याद भी रखते हैं रिवर वाली प्रॉब्लम में। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, जो टी है वो क्या हो जाएगा, डी अपॉन यू साइन थीटा। क्या ऐसा होगा, टी इक्वल टू डी अपॉन यू साइन थीटा। अब कहोगे सर ऐसा कैसे, तो भाई स्विमर आपका जो रिवर की जो ये चौड़ाई है वो क्या है, डी है ना, और ये इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड तो यही है ना, तो ये तो इस डायरेक्शन में इसी स्पीड से चलेगा। और इस डायरेक्शन में अगर बात किया जाए तो ये u cos थीटा तो इसका है और v इसका किसका है, नदी वाला है। तो दोनों मिलके इस वाले जो वेक्टर का ये है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ये। तो बेटा यहां पर आपका ये v है और ये u cos थीटा, तो यहां से लेके यहां तक की जो ये वेलोसिटी होगी, लेंथ ये पूरी, और ये क्या होगी, v प्लस यू cos थीटा। ये तो आपका i डायरेक्शन में है और ये वाला आपका j डायरेक्शन में है, और यही बात तो यहां भी और यहां भी हमें मिल रहा है वही चीज। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने का समय, तो रिवर का जो चौड़ाई है वो डी है, और रिवर के चौड़ाई की डायरेक्शन में, रिवर की विड्थ की डायरेक्शन में इसकी स्पीड है यू साइन थीटा। तो टी इक्वल टू डी अपॉन यू साइन थीटा, पहला आपका ये हो गया, ठीक है। और जो स्विमर है वो तो चल रहा था रिवर के रेस्पेक्ट में थीटा डिग्री के एंगल से, लेकिन वो अर्थ के रेस्पेक्ट में अपने आप को अल्फा डिग्री के एंगल पर पाएगा। मतलब रिवर अर्थ के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर स्विमर को अल्फा डिग्री के एंगल पर ले जाएगा। तो वो अल्फा आप देखो तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर u साइन थीटा अपॉन बेस क्या है, v प्लस यू कॉस थीटा। आपको सब कुछ ये दिया होता है तो आप tan अल्फा यहां से निकाल दोगे, एक्चुअल में पाथ क्या है। लेकिन स्विमर हमेशा वो जाना कहां चाह रहा था, ए पर, तो वो अपना एंगल नहीं चेंज कर रहा है। वो भले ही ये ओबी पाथ पर चला, जाना चाह रहा था ये ओए पाथ पर, लेकिन चला किस पाथ पर, ओबी पर। तो ओबी पर पाथ पर चलते हुए भी उसके बॉडी का इंक्लाइनेशन हमेशा जैसे जितने एंगल पर पहले था उतना ही अभी भी होगा, यही थीटा होगा, यही थीटा होगा। थीटा के एंगल पर ही इंक्लाइंड होके वो आगे जाता जाएगा, जाता जाएगा, और पहुंचना चाहिए था ए पर लेकिन पहुंचा बी पर। अब ये ए से बी पर किसकी वजह से पहुंच गया बेटा, अगर मैं पूछूं कि ए पर जाना चाह रहा था वो पहुंच गया बी पर, मतलब नदी के दूसरे किनारे का एक पॉइंट उसने ए गेस किया था वहां जाने के लिए, लेकिन ये पहुंच गया बी। किसकी वजह से, कौन ले गया, अगर रिवर फ्लो नहीं होता तो ये v इसमें ऐड नहीं होता, तो v ही तो ऐड होके ये एंगल को चेंज किया है। और देखो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट होता, y कंपोनेंट तो वही है, x कंपोनेंट बढ़ गया तो y अपॉन x, अगर x कंपोनेंट बढ़ गया तो आपका एंगल कम हो गया। तो पहले थीटा एंगल पर इंक्लाइन था और वो अर्थ के रेस्पेक्ट में अल्फा एंगल पर जाता हुआ दिख रहा है। तो मैं पूछूं कि भाई ये ए बी लेंथ क्या होगी, जवाब दे पाओगे ए बी लेंथ क्या होगा, बोलो ए बी लेंथ क्या होगा,
बोलिए भाई, ए बी लेंथ को कौन मिला, कौन लेके गया? ए बी लेंथ किसकी वजह से मिला? रिवर की वजह से ना। तो रिवर की स्पीड क्या है? v। और रिवर को क्रॉस करने में जब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, उतने ही समय में तो ये यहां से यहां भी जा रहा है, तो v इंटू टी। रिवर ने ही तो टी टाइम में धक्का दे दिया। जब नदी के उस पार चला गया ऑब्जेक्ट, तो अब तो चलना ही नहीं है, मतलब बी पे पहुंच गया तो चलना नहीं है। तो जितना समय इसको ओ से बी जाने में लगेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उतना ही समय उसे ओ से पी जाने में लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड मालूम है, वर्टिकल का डिस्टेंस पता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इस स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लगा? तो टी इक्वल टू डी अपॉन यू साइन थीटा। तो ये हो गया। तो ए बी लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? ये ए बी लेंथ, ये क्या हो जाएगा? v इंटू टी। और जो ये टी निकाला है हम, अब अगर हम पीबी लेंथ कोई पूछे कि पीबी लेंथ क्या होगा बेटा, तो v प्लस यू कॉस थीटा इंटू टी। पीवी इक्वल टू v प्लस यू, क्योंकि इस डायरेक्शन में पार्टिकल का अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है? v प्लस यू कॉस थीटा। उतने समय में पार्टिकल यहां से ना पहुंच के वो यहां पहुंचा है। तो पीए लेंथ क्या होगी बेटा? पीए लेंथ, और पीए लेंथ क्या होगी? u कॉस थीटा इंटू टी। तो अब देखो, पीबी और ए बी ये सब हम लोगों ने ऐसे निकाल दिए। पी ए बी लेंथ पूछा जाए, पीबी लेंथ पूछा जाए, पीए लेंथ पूछा जाए। अगर रिवर फ्लो ना करता तो पार्टिकल ए पॉइंट पर पहुंचा तो अपने जस्ट अपोजिट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर आगे पहुंचा? तो यू कॉस थीटा इनटू टी। समझ में आ गई बात बेटा? ये तो एक बार रिपीट कर दीजिए, कौन सी चीज बताओ? जैसे ये थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए, थोड़ा ऐसे समझ में आ गया, बस थोड़ा सा बताओ लगे। तो कहां से क्या क्या चीजें बतानी है, तो हम उसके हिसाब से काम करें ना। ये टाइम टेकन से लेकर। अच्छा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये बात तो समझ में आ गई ना? ये वाली बात तो समझ में आ रही है ना, कि जो यस। रिवर है वो अर्थ पर मूव करता है, तो रिवर की स्पीड अर्थ के रेस्पेक्ट में दी जाती है जनरली। स्विमर जो होता है वो रिवर में फ्लो कर रहा है, मतलब रिवर में आपका तैर रहा है वो, तो स्विमर की स्पीड या वेलोसिटी हमेशा रिवर के रेस्पेक्ट में दी जाएगी। और ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस सी प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस सी विद रेस्पेक्ट टू बी। तो यही वाला देखो, आर आपका इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे है, और वो इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ और स्विमर के बीच में रिवर है। अर्थ के ऊपर रिवर चल रहा है, रिवर के अंदर स्विमर है, तो रिवर आपका क्या है? एक इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई ना, ये वाली चीज कहां से आई? तो ये सब कुछ अर्थ के रेस्पेक्ट में, मतलब अर्थ पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर इसको, अब ये टारगेट किया था, ये जो स्विमर है वो टारगेट किया था ए पर जाने का, लेकिन रिवर उसको धक्का देके कहां लेके चली जाएगी? बी पॉइंट पर। ठीक है। अब बेटा आप तो गए हो, ओ से ए जाना था लेकिन आप ओ से बी चले गए, तो आपका मोशन एक प्लेन में हुआ है। तो प्लेन में दो डायरेक्शन होती है, एक एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन। तो बेटा पार्टिकल इधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है, तो इधर जाने के लिए इसको इस डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, और इधर जाने के लिए इसके इस डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा आई डायरेक्शन में अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है? v प्लस यू कॉस थीटा। यस। और जे डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है उसको वाई डायरेक्शन में ले जाने के लिए? यू यू साइन साइन। थीटा। तो ये डी कौन सी डायरेक्शन है? वर्टिकल डायरेक्शन है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है? डी वर्टिकल है। वर्टिकल। तो इस डी को किसके कौन से स्पीड से ट्रेवल किया जाएगा? वर्टिकल स्पीड यू साइन थीटा से। तो इस डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि अगर डी डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल कर लिया, इसका मतलब वो नदी को क्रॉस कर गया। भाई नदी की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी है। तो डी डिस्टेंस अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में चल दिया तो ये क्रॉस कर लिया। हम टी की बात कर रहे हैं तो हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, हम टोटल ये डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, ओ से बी की टोटल लेंथ में नहीं ले रहा हूं, हम केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को ले रहे हैं।
ना हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ना हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। हम ये वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी और वर्टिकल डायरेक्शन का ये डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने के लिए समय कितना लगा, t इक्वल टू डी अपॉन यू साइन थीटा। और जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में लगेगा उतना ही टाइम में ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जाएगा, क्योंकि अगर वर्टिकल को आप इतना समय दे रहे हो तो उतना ही समय आप हॉरिजॉन्टल को देना पड़ेगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल की स्पीड ये है तो बेटा इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके टाइम से, तो टी टाइम में ये इस स्पीड से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा। देखो अगर वर्टिकल में चलता केवल तो पी पे पहुंचता, अगर ये केवल हॉरिजॉन्टल पे चले पहले पी पर पहुंचा दो, वर्टिकल में जितना समय लगा उतना समय देके इसको पी पे पहुंचा दो, अब उतने ही समय में इसे अब आप एक्स डायरेक्शन में चला दो यहां से टी टाइम में, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है v प्लस यू कॉस थीटा। तो बेटा P से B तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा, v प्लस यू कॉस थीटा इंटू टी, और टी ये वाला है। ठीक है। अब बेटा अगर पीए की बात की जाए कि पार्टिकल का ए पॉइंट पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो बेटा ये ए पॉइंट पर तब पहुंचता ना जब ये नदी की स्पीड नहीं होती, नदी शांत होता, नदी आपका स्टिल वाटर होता, तो उस केस में आपकी v जीरो होता, और जब v जीरो होता तो आपका केवल u cos थीटा ही तो होता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो उतने समय में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता अगर नदी नहीं बहती तो u cos थीटा इंटू टी। लेकिन अगर नदी बह रही है तो वो नदी के बहाव की वजह से उसको एक एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट और मिलेगा, नदी भी अपना डिस्प्लेसमेंट उसमें ऐड करेगी, क्योंकि नदी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग भी टी टाइम में कुछ ले जाएगा। तो कहां लेके चला जाएगा, वो ए की जगह पर कहां लेके चला जाएगा, बी, और बी और ए के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, वीटी के बराबर। क्लियर हुई बात बेटा, ये बोलिए। तो ये वाली चीज आपसे खूब पूछी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाली चीज आपसे पूछी जाती है, और ये जेई मेंस में इस तरह की चीज खूब पूछी जाती है। नीट में तो बस केवल टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर पूछा जाता है अक्सर, लेकिन यहां पर आपको जेई में, मेंस में, एडवांस में तो खैर इस तरह की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि शुरुआत में बहुत पहले आया था तो उस पर इतना रिसर्च हो चुका है, अब इतना ज्यादा इस पर लोग कर चुके हैं कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, तो ये सब पूछते ही नहीं है वहां पे, उनके लिए बहुत पुराना हो गया एडवांस के लिए। क्लियर हुई बात बेटा, ये तो ये तो इसका मेन कंसेप्ट था, रिलेटिव मोशन इन रिवर इन 2D, ये तो मेन कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग इसके दो केस करेंगे यहां पर, आगे बढ़े, कुछ नोट करना है इसमें, देख लो इसमें जो भी आपको। अब हम लोग यहां पर काम करने जा रहे हैं केस नंबर 1। पहला केस है टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है रिवर को। बेटा आपका टी का फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन यू साइन थीटा है ना। अब बेटा इस टी को मिनिमम करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डी और यू तो चेंज नहीं हो रहे हैं, साइन थीटा को ही क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम होके कितना हो सकता है, अधिक से अधिक 1 हो सकता है। इसका मतलब टी मिनिमम क्या होगा, डी बाई यू। अच्छा साइन थीटा अगर 1 हो रहा है तो बेटा यहां से थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब जो स्विमर है उसको 90 डिग्री का एंगल बना के नदी में कूदना चाहिए, तो वो शॉर्टेस्ट टाइम पर नदी को क्रॉस कर जाएगा। ये v है, ये डिस्टेंस हमारी d है, पार्टिकल यहां है O पे, और इसे
अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट पॉइंट P है। अब बेटा अगर ये अपना बॉडी इस तरफ इंक्लाइन करके ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना के u की स्पीड से इधर जा रहा है, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो बेटा इस 90 डिग्री पर ये आपका v भी तो काम करेगा ना। तो अब देखो यहीं पर आपका वेलोसिटी ये नदी वाला भी आ जाएगा। तो ये इस तरह से देखा जाए तो पार्टिकल का पाथ क्या होगा, ये इस पाथ पर पार्टिकल जाएगा और ये P से कहां पहुंचेगा, A पॉइंट पर। ठीक है। अब अगर ये U से वर्टिकली जाएगा, इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, वो तो जीरो हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल हाँ। जीरो। और पार्टिकल ए पे नहीं, अभी इसको बोलेंगे बी, क्योंकि नदी हमेशा उसको कहां ले जा रही है, बी पे। और जो पी पॉइंट है और वो ए पॉइंट आपस में कॉन्साइड कर जाएंगे, पी और वो ए एक ही हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे, अब खुद देखो, इमेजिन करो कैसे। क्योंकि पी जैसे ए लेंथ क्या था, याद करो, पी ए लेंथ क्या था, U यू into कॉस T। थीटा इंटू टी। तो जब यू कॉस थीटा ही जीरो हो गया तो पी ए लेंथ क्या हो गया, जीरो। बोलो भाई, अगर 90 डिग्री से हो गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो। तो ये पी ए लेंथ क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब पी और ए पॉइंट कॉन्साइड कर गए, वो लेंथ ही जीरो हो गई। क्लियर हुई बात बेटा ये, बोलिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये हुआ। अब ये वाला एंगल, और ये चलेगा अल्फा एंगल पर। अब पार्टिकल हमेशा अपने आप को 90 डिग्री का इंक्लाइनेशन बना के जाना चाहेगा हमेशा, लेकिन वो पहुंचेगा हमेशा ऐसे 90 डिग्री का इंक्लाइनेशन, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, हमेशा इसका 90 डिग्री ही रहेगा ये। लेकिन ये ऐसे है और धक्का देके ऐसे लेके जाया जा रहा है ऐसे ये। तो ये ए से बी कौन ले जा रहा है बेटा, नदी ले जा रही है ना। तो ये लेंथ आपका क्या होगा, वीटी के बराबर, जैसे पहले था भाई वीटी के बराबर। और ये आपकी लेंथ को कवर करने का समय डी बाई यू है, तो डी बाई यू इंटू वी कर देंगे तो टी आपका ये वीटी लेंथ मिल जाएगी। तो पी ए लेंथ आपकी क्या हो गई, जीरो। ए बी लेंथ क्या हो जाएगी, वीटी। और ये अल्फा, टेन अल्फा, अर्थ के रेस्पेक्ट में वो कितने एंगल पर जाता हुआ ऑब्जर्वर जो अर्थ का है वो देखेगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए। अगर ये अल्फा देखा जाए तो परपेंडिकुलर आपका U बाई V यू साइन थीटा, मतलब बाई यू साइन 90 अपॉन वी। तो ये क्या हो जाएगा, u बाई वी, टेन अल्फा इक्वल टू u बाई वी। अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स u बाई वी के एंगल पर उस पार्टिकल को हम लोग जाता हुआ देखेंगे। अर्थ इसको देख, अर्थ पर ऑब्जर्वर देखेगा। एक्चुअल में नदी के रेस्पेक्ट में तो वो 90 डिग्री के एंगल पर जाता हुआ दिखेगा हमेशा। ठीक है। नदी में कोई अगर एक नाव पर इंसान बैठा है तो नदी के रेस्पेक्ट में वो हो गया, तो वो तो उसको, अगर नदी ऐसे चल रही है इसकी डायरेक्शन में, ऐसे चल, नाव ऐसे चल रहा है, तो हमेशा इसको ऐसे दिखेगा कि वो इसके एकदम जस्ट परपेंडिकुलर जा रहा होगा ये। लेकिन अगर अर्थ पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर इसे इधर जाता हुआ देखेगा, इस रास्ते पर। क्लियर हुई बात बेटा ये। तो मिनिमम टाइम में आपको क्रॉस करना है तो आपको अपना इंक्लाइनेशन नदी के रेस्पेक्ट में कितने डिग्री पर करना चाहिए, 90 डिग्री पर। क्लियर हुई बात बेटा ये, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो ये, और आपको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने के लिए अगर बात किया जा रहा है तो एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। और कितना समय लगेगा, डी बाई यू यूनिट टाइम उसको लगेगा। और इतने ही टाइम में पार्टिकल कितना जाएगा आगे, तो ये
कितना हो जाएगा, आपने अप वर्टिकली अपोजिट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर रहेगा, वी टी मीन डिस्टेंस पर रहेगा। ठीक है, यस। कोई दिक्कत इसमें? तो एक क्वेश्चन दीजिए इस पे। हाँ, अब देखो, ये तो आपका पूरा का पूरा टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम हो गया। अब आगे हम बात कर रहे हैं आपका केस नंबर 2। ये केस नंबर 1 कंप्लीट, शॉर्टेस्ट टाइम का है, ये केस नंबर 1 कंप्लीट। अब इसके बाद केस नंबर 2, टू क्रॉस द रिवर इन, या टू क्रॉस द रिवर ऑन शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ पर अगर मैन को चलना है और उस रिवर को क्रॉस करना है तो क्या कंडीशन बनेगी शॉर्टेस्ट पाथ पे? अब आप बताना, शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन, ये आपका क्या है, रिवर, और ये आपका एक सेपरेशन है डी। शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना है तो पर्सन को कैसे चलना पड़ेगा? अब बताओ शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा पार्टिकल के चलने का, यही वाला पाथ होगा ना। इससे छोटा पाथ क्या है, ओ से ये पी पर चला जाए इसी रास्ते पर, तो इससे छोटा कोई पाथ और है क्या नदी को क्रॉस करने का? इसका मतलब यह है कि पार्टिकल को इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, और इस रास्ते पे चलना है तो पार्टिकल को थोड़ा सा अपने एंगल को चेंज करना पड़ेगा, और वो एंगल चेंज करके कैसे होना पड़ेगा, पार्टिकल को ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे यू की स्पीड से इधर चले, और जो नदी है वो नदी इसको v की स्पीड दे इस डायरेक्शन में, तो ये v और u और v ऐड होके रिजल्टेंट आपका ये हो जाए, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये हो जाए। और अगर ये यहां से निगेटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल थीटा बना के, ये थीटा एंगल बना के अगर ऐसे चल रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट आपका कितना हो जाएगा, u sin थीटा। और किस डायरेक्शन में, j डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में है, i डायरेक्शन में है ये, और v आपका क्या है, ये भी i डायरेक्शन में है ये। तो इस तरह से हो जाए, मतलब अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना है तो v इक्वल टू यू कॉस थीटा होना पड़ेगा, और ये थीटा कहां से देखा जा रहा है बेटा, यहां से। तो अगर कोई पूछे कि ये एंगल क्या होगा तो वो 180 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आपका यहां से कितना एंगल पर इंक्लाइंड हो, 180 डिग्री माइनस थीटा पर इंक्लाइंड कर दिया जाए, या इधर से कितना हो थीटा, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में अगर ये इस तरह से मुड़ा है तो बेटा इसका एक कंपोनेंट तो इधर होगा, और ये कंपोनेंट नदी के वेलोसिटी को क्या कर दे, ओवरटेक कर दे। जिधर नदी जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में और एंगल थीटा बना के चले, और इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। अगर यू साइन थीटा मतलब जो आपका ओपी पाथ है उसी पर पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाए तो पार्टिकल उसी रास्ते पे चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन हाँ उसका इंक्लाइनेशन क्या होगा, अगर हम इंक्लाइनेशन की बात करें तो ये पार्टिकल आपका हमेशा इसी एंगल पर इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइनेशन हमेशा उसका इसी एंगल पर होगा, जितना एंगल आपका थीटा था उतने ही थीटा का इंक्लाइनेशन ये हमेशा करेगा, और पार्टिकल चलेगा इस रास्ते पर, और इस रास्ते पर चलने की स्पीड क्या है, u sin थीटा। तो t इक्वल टू क्या लगेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, t इक्वल टू d अपॉन u
साइन थीटा। हमारे फॉर्मूले में कहीं कोई चेंज आया नहीं, ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा ये। और यहां से हमने देखा कि भाई हमारा अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी u साइन थीटा हो जाए, तो बेटा u cos थीटा किसके बराबर हो जाए, v के बराबर। तो cos थीटा इक्वल टू v बाई यू। अब बेटा cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी या 1 के बराबर ही होती है, 1 से छोटी या 1 के बराबर ही होती है। लेकिन अगर cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाए तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब वो नदी अगर ऐसे चल रही है तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो कभी आप रिवर को क्रॉस नहीं कर पाओगे। अगर आपका 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 की वैल्यू तो क्या हो गई, साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो गई। तो टाइम आपको कितना लगेगा, इनफाइनाइट। और आपकी नदी ऐसे आ रही है और आप ऐसे चलोगे तो कभी भी नदी को क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो सीधे जाते जाओगे। नदी को क्रॉस करने के लिए आपको नदी के वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज होल्ड हो रही है तो यहां पर कंडीशन क्या है, टू क्रॉस द रिवर ऑन शॉर्टेस्ट पाथ, टू क्रॉस द रिवर ऑन शॉर्टेस्ट पाथ क्या होना चाहिए, u ग्रेटर देन v होना चाहिए। u की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, v से बड़ी होनी चाहिए। तभी बेटा इस वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट इधर बनेगा और कुछ कंपोनेंट इधर बनेगा, और ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट आपके नदी के इस कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ये u cos थीटा v से कैंसिल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि u की वैल्यू v से बड़ी होगी, तभी ऐसा होगा। अब t की वैल्यू एक फॉर्मूले के फॉर्म में भी रखी जाती है, d अपॉन u साइन थीटा। और साइन थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं क्या? यस। इसमें कोई दिक्कत? अब कहोगे सर कैसे, तो हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा अगर लिखना है हमें तो क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब ये आपका d अपॉन यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और अपॉन यू बाहर निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और ये आपका टाइम हो गया। अगर u और v दिए हैं तो ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए। और आप दिख भी रहा है कि u की वैल्यू अगर v से बड़ी न हुई, अगर u की वैल्यू v से बड़ी नहीं हुई तो रूट के अंदर निगेटिव, और रूट के अंदर निगेटिव आना मतलब इमेजिनरी नंबर हो गया जो पॉसिबल नहीं है। तो टाइम को रियल होने के लिए u की वैल्यू या u स्क्वायर इज ग्रेटर देन v स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो ये आपका अगर शॉर्टेस्ट पाथ पर पार्टिकल चल रहा है तो शॉर्टेस्ट पाथ पर पार्टिकल तभी चल पाएगा जब उसका u cos थीटा किसके बराबर हो, v के बराबर। और u cos थीटा v के बराबर है तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या होगा, d अपॉन यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए। यस। तो ये आपके दो केस होते हैं। अच्छा मान लो कि अगर u की वैल्यू v से छोटी हो जाए, सपोज करो कि u की वैल्यू v से छोटी हो जाए, मैं यहीं पर ऐसे दिखा दे रहा हूं कि क्या होता है अगर u की वैल्यू आपके v से छोटा हो जाए। तो अब u cos थीटा छोटा हो जाएगा और पार्टिकल का v बड़ा है, तो उस केस में पार्टिकल O से P पर जाने के बजाय पार्टिकल कहां चला जाएगा, यहां पर मान लो A पर चला जाएगा। P पर जाने के बजाय कहां चला जाएगा, A पर, ठीक। अब जब A पर जाएगा तो मैं आपसे पूछूं कि PA लेंथ क्या होगी,
बेटा ये तो आपका u cos थीटा है और ये है v, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू कॉस थीटा। और यहां से इधर जाने की वर्टिकल वेलोसिटी तो u साइन थीटा ही है। तो इस केस में टाइम क्या होगा, d अपॉन यू साइन थीटा। और आपका बताओ पीए लेंथ क्या हो जाएगा उस केस में, v माइनस यू कॉस थीटा इंटू टी कर दो। पहले v प्लस यू कॉस थीटा तो a को क्रॉस करके b तक ले जा रहा था, लेकिन अब पार्टिकल इधर जा रहा है और वेलोसिटी इधर है, तो उसका x कंपोनेंट कुछ तो y कंपो इसके वेलोसिटी के x कंपोनेंट को कैंसिल करेगा, तो v बड़ा है और v माइनस यू कॉस थीटा इंटू टी। क्योंकि इस कंडीशन में हमको बात करनी है क्या, अगर आपका v ग्रेटर देन u है तब क्या होगा, और आप अभी भी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होके उसको फेंक रहे हो, तब उस केस में आपकी चीजें ये हो जाएंगी। तो ये सब कुछ आपका इमेजिनेशन है, इमेजिन करना है आपको, और आप चलोगे हमेशा इसी डायरेक्शन में। आपका जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल को अगर अर्थ से देखा जाए तो ये इधर ही हाथ पैर मारता हुआ दिखेगा, इधर ही इसी एंगल पर ये हाथ पैर मारता हुआ दिखेगा, ए तक पहुंचेगा ऐसे, जिस एंगल पर इसने चलना शुरू किया था। लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में जाएगा ये इधर और दिखेगा इधर जाता हुआ, लेकिन जाएगा ये इधर, उसका इंक्लाइनेशन होगा वो ये होगा। क्लियर हुई बात, बताइए। यस। तो यही दो तीन केस आपके रिवर वाले होते हैं। बाकी इसके बाद अब आपका जो बचा है वो है रेन प्रॉब्लम और कुछ आपका 3D वाली प्रॉब्लम है। तो हम लोग अब कल की क्लास में जो है वो पूरा का पूरा आपकी रेन प्रॉब्लम को और आपका रिलेटिव मोशन इन 3D, ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल ही आपका रिलेटिव मोशन का मान के चलो कि लास्ट क्लास भी होगी। और जैसे रिलेटिव मोशन खत्म, इसके बाद आपका प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू। रिलेटिव मोशन को हम प्रोजेक्टाइल के पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बहुत से प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम लोग रिलेटिव मोशन का काम करेंगे, ठीक है। और इस पर जो क्वेश्चन है ना, इसके क्वेश्चन आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ना असाइनमेंट में लास्ट वाले जो क्वेश्चन देखना, उसमें आपके क्वेश्चन है जो हैं वो 53, 54 या 59 तक के क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट में शुरुआत में। तो असाइनमेंट के लास्ट के ना 50 के बाद वाले क्वेश्चन देखना, वो सब इसी तरह की प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है वो, ठीक है। बहुत से लोग इसे रिलेटिव मोशन वाले जो 2D वाली प्रॉब्लम है इसको 1D मानते हैं, क्योंकि पार्टिकल तो अल्टीमेटली एक रास्ते पे ही चल रहा है ना, पाथ उसका एक ही रास्ते पे है ना, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों है, इसलिए इसे हम 2D की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे कहते हैं ना ये 1D है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो पार्टिकल का पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये 1D और 2D मैंने लिखा, इसीलिए मैंने रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन और रिलेटिव मोशन इन प्लेन नहीं लिखा, मैंने रिलेटिव मोशन इन 1D। तो ये आपका क्या है, सब कुछ 2D में काम कर रहा है, ये 2D में है। स्ट्रेट लाइन तो 1D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है। जैसे आप देखो यहाँ पे 2D में आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर आपका पाथ स्ट्रेट लाइन है तो हम ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो पार्टिकल 2D में चल के भी तो एक स्ट्रेट लाइन पे चल सकता है। तो ये आपकी 2D की प्रॉब्लम। लेकिन अगर बात करें स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, तो स्ट्रेट लाइन में भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि पाथ अल्टीमेटली इसका क्या है, स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है। क्लियर हुई बात बेटा, ये बोलिए। यस। ठीक है।